हेलो बच्चों। तो सेकंड वीडियो केमिकल काइनेटिक्स का बेसिक्स की बात कर रहे थे अपन प्रीवियस वीडियो के अंदर। इसके अंदर भी कुछ बेसिक्स है जो बच गया है केमिकल काइनेटिक्स का। उसके बाद में अपन ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की बात करेंगे। वो बेसिक क्या है तो उसकी बात करते हैं। कल अपन ने क्वेश्चन किया था एक्सप्रेशन का कि कौन सा एक्सप्रेशन सही होगा, कौन सा लिख सकते हैं, कौन सा नहीं लिख सकते। उसी को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करते हैं। जो आज का अपना ये टॉपिक है इसके अंदर देखो, यहाँ पर कल जो मैंने एक बात बताई नहीं थी उस पे अपन जिक्र करते हैं। देखो अपन ने क्या किया था, एक एग्जांपल लिया था, एक रिएक्शन ली थी कि मान लो वो रिएक्शन मैं वापस लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो आपको प्रीवियस लेक्चर को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अपन ने एक एग्जाम्पल लिया था, इन जनरल एग्जाम्पल कॉमन कोई सा भी, ऐसे कोई सी भी कोई रिएक्शन होगी जिसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ए बी सी डी है। ए का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, बी का, और सी का, और डी का। इस रिएक्शन के लिए आपने रेट ऑफ रिएक्शन लिखी थी, उसका एक्सप्रेशन लिखा था कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो ये होगा -1/a। मैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहा हूँ, dA/dt, ठीक है, इक्वल टू -1/b dB/dt इक्वल टू 1/c पॉजिटिव dC/dt और इक्वल किसके होगा, 1/कैपिटल D d/dt, ठीक है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जो आपने लिखा है वो ये होगा। और यदि मैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखता तो वो यहाँ पर डेल का साइन आ जाता, बाकी बात वही है। ये माइनस साइन इसलिए आया क्योंकि ए और बी का डिसअपेयरेंस होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ए बी की जो क्वांटिटी है वो कम होगी तो रेट जब लिखेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिखेंगे, तो वो पॉजिटिव आनी चाहिए रेट, इसलिए ये माइनस लगा। बाकी ये क्या अपीयर होंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सी एंड डी हमेशा बनेगा मतलब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से हमेशा ज्यादा होगी। तो जब आप चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम को अपन क्या बोल रहे हैं, रेट बोल रहे हैं, तो वो पॉजिटिव आएगी, ठीक है। इसी पे फोकस करते हैं कि देखो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यदि रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो देखो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, आप किसी भी फैक्टर को इस वाली रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर करोगे ना, तो वो क्या कर रहा है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब जब मैं आर ओ आर लिखूं तो मैं किसी एक के बराबर कर दूंगा तो रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगी, तो ये क्या आएगी, 1/a dA/dt। अब इसमें देखो ये तो होगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, और ये क्या है, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। बट इसी रिएक्शन के अंदर यदि मैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए लिखता, आरओडी ऑफ ए, तो वो क्या आती है, आरओडी ऑफ ए आ जाता डिफरेंशिएशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या इसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आ रहा है, नहीं। इसका मतलब किसी रिएक्शन का जो रेट है वो रेट डिपेंड करता है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे, लेकिन यदि मैं उसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस लिखूं तो वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करता है। तो यही लिखा हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन इज एन अफेक्टेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, but the rate of disappearance and appearance does not depends on stoichiometric coefficient। रेट लिखोगे तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आएगा, लेकिन यदि आप रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस लिखोगे तो उसके अंदर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं आने वाला है। तो ये चीज इसका आप क्या करोगे, ध्यान रखोगे। ये थ्योरेटिकल, मान लो थ्योरेटिकल स्टेटमेंट आ जाए तो उसके अंदर ये काफी यूजफुल है। अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन है जो अपन बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि फॉर द रिएक्शन ऑफ, आपको एक रिएक्शन दे रखी है ट्वाइस ऑफ SO2 इसकी रिएक्शन O2 से करवाने पर सल्फर ट्राई ऑक्साइड बनता है। इफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ SO3 इज 100 ग्राम पर मिनट, देन फाइंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2 इन ग्राम पर मिनट। इस क्वेश्चन का आंसर निकालने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट पे बात करना चाह रहा हूं कि देखो इसका आंसर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। बात है कि इसके अंदर जो रेट की यूनिट दे रखी है आपको, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अपीयरेंस की जो यूनिट दे रखी है उस यूनिट के अंदर दिक्कत है। वो दे रखी है ग्राम पर मिनट।
अभी तक अपन ने जो भी रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस लिखा, उसके अंदर अपन ने चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन की बात करी ओनली। किसकी बात करी? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन की बात करी। अब देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट जो मैं बताना चाह रहा हूँ, वो कॉन्सेप्ट ये है, इसमें अपन दो चीजें देखेंगे। आपने रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन के विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिख दिया, मतलब रेट को कॉन्सेंट्रेशन के रेस्पेक्ट में लिखा जा सकता है। और कौन कौन से टर्म है जिसको रेट को उसके रेस्पेक्ट में लिखा जा सकता है, तो उसकी बात करते हैं। अब मान लो तुम्हें ऐसे दे दिया जाए कि इफ प्रेशर इज टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ऐसा दे दिया जाए कि इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट दे दिया और आपको रिएक्शन दे रखी है, वो गैसियस रिएक्शन दे रखी है। इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट देन पीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एनआरटी। पीवी इक्वल टू एनआरटी हो जाएगा। टी कांस्टेंट हो गया, आर कांस्टेंट है। यदि मैं पी को इधर लिखूं, आर टी को इधर लिख दिया जो कि कांस्टेंट है, एन बाई वी क्या बन गया? एन बाई वी आपका बन गया कॉन्सेंट्रेशन। तो पी बाई आर टी इक्वल टू आ गया आपका कॉन्सेंट्रेशन सी। यदि मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो बताओ देखो क्या आएगा। यहां ये कांस्टेंट है तो इधर आ जाएगा डीपी बाई डी टी इंटू 1 बाई आर टी, इधर क्या आ जाएगा? डीसी बाई डी टी। क्या डीसी बाई डी टी रेट होता है? क्या डीसी बाई डी टी रेट होता है? तो यदि मुझे कॉन्सेंट्रेशन नहीं देके, किसी भी रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेशन नहीं देके उसके प्रेशर का चेंज गिवन हो, किसके ऊपर? कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, तो मैं उस रेट को डीपी बाई डी टी इंटू 1 बाई आर टी लिख सकता हूं रेट को। तो डीसी बाई डी टी इक्वल टू क्या आ गया? डीपी बाई डी टी इंटू 1 बाई आर टी। इसका मतलब रेट को कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में लिखा जा सकता है, प्रेशर के टर्म में लिखा जा सकता है। और कौन कौन से टर्म है जिसमें रेट को लिखा जा सकता है कि यदि मुझे कॉन्सेंट्रेशन नहीं गिवन हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो फिर कौन कौन से टर्म्स है जिनके फॉर्म के अंदर अपन क्या लिख सकते हैं? रेट को लिख सकते हैं। तो उसके अंदर जो पहला है वो कौन सा है? प्रेशर के टर्म में अपन रेट को लिख सकते हैं, जो कि क्या होगा? ये पॉसिबल कब है? जब टेम्परेचर क्या हो? कांस्टेंट। यदि मान लो आपको ऐसा दे दिया जाए, दूसरा यदि इसके अंदर जो केस है उसकी मैं बात करूं कि इफ वॉल्यूम कांस्टेंट, यदि मान लो तुम्हें आइडियल गैस दे रखी है और उसके अंदर वॉल्यूम आपको क्या दे रखा है? कांस्टेंट दे रखा है। तो यदि वॉल्यूम कांस्टेंट दे रखा है तो पीवी इक्वल टू क्या है? एनआरटी। पीवी इक्वल टू एनआरटी, पी इक्वल टू एन बाई वी आर टी। ठीक है, अब आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है तो रेट ऑफ रिएक्शन को मैं किस तरह से एक्सप्रेस कर सकता हूं उसकी बात करता हूं। V कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन, अब वेरिएबल क्या है? सिर्फ यहाँ पर, यहाँ ये C, इसको मैं C बोलूंगा, लेकिन उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब यहाँ पर वेरिएबल क्या है? यहाँ पर वेरिएबल है क्या आपका? N बाई वी, जो कि किसके इक्वल है? C के इक्वल है। वेरिएबल क्या है यहाँ पर? वेरिएबल यहाँ पर मोल है, तो इसको विद रेस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि इधर मैं DC बाई डी टी लिखूंगा, मतलब कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम करूंगा, जो कि किसके बराबर आ जाएगा? रेट के बराबर आ जाएगा। वो रेट या तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस होगी या रेट ऑफ अपीयरेंस होगी। तो इधर बात करते हैं, तो देखो 1 बाई वी कॉन्स्टेंट हो गया और इसको अपन क्या लिख सकते हैं? dN बाई dt। इसका मतलब ये हुआ कि अब अपन जो आपकी रेट है, रेट ऑफ अपीयरेंस या फिर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और इन्हीं से रेट ऑफ रिएक्शन, ये तीनों निकालते हैं। इनको अपन तीन टर्म्स के अंदर लिख सकते हैं, तीन टर्म्स के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो तीन टर्म्स कौन कौन से हैं? 3 टर्म्स के अंदर अपन क्या कर सकते हैं? इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो 3 टर्म कौन कौन से हो गए? प्रेशर हो गया आपका, कॉन्सेंट्रेशन हो गया और आपके क्या हो गया? मोल। इन तीनों के अलावा यदि कहीं पर भी, इन तीनों के अलावा यदि कहीं पर भी आपको मास के रेस्पेक्ट, मास का चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू टाइम गिवन है, इसका मतलब उससे आप रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस नहीं लिख सकते। इसका मतलब जो गिवन है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इन तीनों में से कोई भी एक टर्म। तो ये जरूरी क्यों है?
तो फर्स्ट इसके अंदर कि इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट देन रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस कैन बी रिटन लाइक दिस. If volume is constant then rate of reaction can be expressed as change in molar per unit time. तो इसको अपन किसके टर्म में लिख सकते हैं, मोल के रेस्पेक्ट में लिख सकते हैं, किसको, रेट को. क्लियर. तो ये इंपॉर्टेंट चीज है. अब इसी के ऊपर बेस्ड है वो क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या है, आपको एक रिएक्शन दे रखी है, उसके अंदर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस दे रखा है, लेकिन रेट ऑफ डिसअपीयरेंस जो गिवन है वो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आपको गिवन है किसके अंदर, ग्राम पर मिनट के अंदर. इसका मतलब इसके अंदर तो अपन उसको लिख नहीं सकते. अब यदि इसके अंदर अपन लिख नहीं सकते, इसका मतलब इसको चेंज करना पड़ेगा सुटेबल पैरामीटर के अंदर. वो सुटेबल पैरामीटर आपका या तो प्रेशर होगा या कॉन्सेंट्रेशन होगा या फिर मोल होगा. तो ट्वाइस ऑफ SO2 की रिएक्शन जब O2 से करवाते हैं तो ट्वाइस ऑफ SO3 का फॉर्मेशन हो गया. ठीक है. आपको ये दे रखा है, मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहा हूं यहाँ पर. रेट ऑफ रिएक्शन फॉर दिस रिएक्शन यदि मैं लिखता तो वो क्या मैं लिखता 1/2 D. अभी मैं लिख रहा हूं चेंज इन मोल ऑफ SO2 क्योंकि मेरे पास क्या है, मास है. तो मैं इन मोल के टर्म में लिख सकता हूं क्योंकि मुझे हर एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट पता है. इसका मतलब मेरे लिए सबसे सुटेबल है कि मैं इसको लिख दूं रेट को किसके टर्म्स में, चेंज इन मोल के टर्म में. तो dNSO2/dt इक्वल टू -1/1 D चेंज इन मोल ऑफ O2 विद रेस्पेक्ट टू टाइम, या फिर ये इक्वल होगा किसके, 1/2 चेंज इन मोल ऑफ SO3 विद रेस्पेक्ट टू टाइम dt. ये मेरा रेट ऑफ रिएक्शन होगा. अब मुझे गिवन है वो क्या है, मुझे ये गिवन है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस. तो DSO3 मास के टर्म में दे रखा है कि DSO3 विद रेस्पेक्ट टू dt जो मुझे गिवन है वो कितना गिवन है. अब मैं यदि DSO3/dt लिखूंगा तो इसको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखूंगा तो यहाँ साइन क्या आएगा, माइनस आएगा. और ये कितना दे रखा है, 100 ग्राम पर मिनट. अभी ये किसके टर्म में दे रखा है, मास के टर्म में. मुझे किसके टर्म में चाहिए, मोल में, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करने के 3 टर्म्स होते हैं, मोल, कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर. इसका मतलब यदि मास गिवन है तो सबसे सुटेबल, सबसे इजी जिससे मैं रेट निकाल सकता हूं वो है मोल. तो इसका मतलब इसको चेंज करना पड़ेगा. तो -D, अब मैं इसको चेंज कर रहा हूं NSO3, मास को चेंज कर रहा हूं मोल के अंदर. तो मास को मोल में कैसे चेंज किया जाता है, तो उसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो. तो ये 100 क्या हो गया, SO3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 80. अब ये किसके अंदर आ गया, मोल पर मिनट के अंदर. टाइम से अपन को कोई मतलब नहीं है, वो ऑल्स में हो सकता है, आपका सेकंड में हो सकता है, मिनट के अंदर हो सकता है. ये हो गया. इसका मतलब मुझे ये वाली क्वांटिटी मिल चुकी है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ SO2. इसको कर लेना SO2, SO3 नहीं. रेट ऑफ जो डिसअपीयरेंस होगा, रेट ऑफ अपीयरेंस है, या SO3 का ऐसे आ सकता है कि ये इस टाइप से आए. तो अपन को क्या दे रखा है, SO3 का अपीयरेंस. इसको चेंज कर लेना थोड़ा सा क्वेश्चन को, क्योंकि दोनों के अंदर डिसअपीयरेंस है. इसको SO3 रहने दो. यहां पर अपन बात करें तो ये हो गया प्लस प्लस, क्योंकि अपीयरेंस की बात हो रही है, कोई फर्क नहीं है ज्यादा. यहाँ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस होता, क्योंकि ये इसने डिसअपीयरेंस SO3 का लिख दिया, जबकि SO3 क्या है, बन रहा है, क्योंकि वो प्रोडक्ट साइड है. बस इतना सा चेंजेस है इसके अंदर. अब देखो बात करते हैं, तो अपन अपने पास ये चीज है, ये मिल गया अपन को. इसका मतलब मुझे इस रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर ये वाला, ये जो लिखा हुआ एक्सप्रेशन, इसकी वैल्यू मिल गई. तो मैं रेट ऑफ रिएक्शन को लिखूंगा इसके बराबर, इसके बराबर या इसके बराबर. अब जो पूछा गया है उसकी बात करते हैं, फाइंड द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2 इन ग्राम ऑफ. तो बताओ पूछा गया तुमसे पूछा है कि बताओ वैल्यू किसकी, DO2/dt. इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. तो यहां से मैं इस O2 वाले को इसके बराबर कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा. तो यहां से देखो क्या आएगा, -DNO2/dt. ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 100/80. ठीक है. अब देखो यहां से ये जो वैल्यू है ये किसके अंदर आ रही है, मोल पर मिनट के अंदर. अपन को जो पूछा गया है ये वैल्यू किसके अंदर पूछी गई है, ग्राम पर मिनट के अंदर. मुझे इस मोल को ग्राम में चेंज करना वापस, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, मॉलिक्यूलर वेट से. किसको,
इसको वापस मॉलिक्यूलर वेट से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। वो मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई करते ही ये क्या बन जाएगा, ग्राम में बन जाएगा। तो देखो -DO2/dt इक्वल टू 1/2 80/100/80 इंटू O2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना, 32। अब देखो यहाँ से वैल्यू किसकी, इसकी वैल्यू कितनी आई, तो DO2/dt इसकी वैल्यू यहाँ से यदि कैंसिल आउट करोगे, ये 5 बार, ये 2 से 50, ये आ गया 40 और ये 20 आ गया, 20 ग्राम पर मिनट। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, 20 ग्राम पर मिनट। माइनस में क्यों आएगा, कि डिसअपीयरेंस है, -DO2/dt इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है कितनी, 20। माइनस को उधर मल्टीप्लाई करूंगा तो वो क्या आ जाएगा, इसकी रेट आ जाएगी। तो इसलिए माइनस साइन लिया जाता है क्योंकि वो चीज क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका। इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो तुमसे क्या है, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन। मान लो आपको सिंपल एक रिएक्शन दे दी जाए कि फॉर द रिएक्शन, अब वो जो रिएक्शन है वो मान लो सिंपल कोई सी भी रिएक्शन, जैसे N2+3H2 और N2+3H2 से ट्वाइस ऑफ अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। मान लो ये गैसियस फेज के अंदर आपको क्या दे रखी है, रिएक्शन दे रखी है। तुम्हें यदि दे रखा है कि if DNS3 डिवाइड बाई dt, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया तुम्हें गिवन है और वो गिवन मास में गिवन है, किसके अंदर वो चेंज हो रहा है वो उसकी यूनिट से पता चलेगा। तो यूनिट तुम्हें दे रखा है, मान लो ग्राम पर और दे रखा है, ये दे रखा है। इसका मतलब अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है मास के अकॉर्डिंग पर ओवर। ठीक है, फाइंड आउट करना, देन फाइंड DH2/dt, और ये DH2/dt जो फाइंड आउट करना है, ये कितना दे रखा है तुम्हें, दे रखा है x ग्राम पर वाट्स। देन फाइंड x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये तुम्हें गिवन है। अब देखो जो रिएक्शन दे रखी है उसके लिए आप क्या लिख सकते हो, यदि बात करें कि इस रिएक्शन के लिए, रिएक्शन आपको ये दे रखी है कि N2 से रिएक्शन करके 3H2 क्या बनाता है, ट्वाइस ऑफ अमोनिया। ये आपको रिएक्शन दे रखी है। इसके लिए आप रेट ऑफ रिएक्शन यदि लिखोगे तो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन होगी -DN2। अब मैं इसको लिख रहा हूँ किसके टर्म में, मोल के टर्म में लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको मोल के टर्म में लिख सकता हूँ, प्रेशर के टर्म में लिख सकता हूँ, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में लिख सकता हूँ। मोल के टर्म में इसलिए लिखा क्योंकि ग्राम दे रखा है, मास दे रखा है। मास को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास मोल आ जाएगा। तो ये DN2/dt इक्वल टू -1/3 DNH2/dt, और ये इक्वल होगा किसके, प्लस का 1/2 D चेंज इन मोल ऑफ अमोनिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जो गिवन है उसकी बात करते हैं। तुम्हें गिवन क्या है, तुम्हें गिवन यह है कि चेंज इन द मास ऑफ अमोनिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो दे रखा है 34, और ये 34 दे रखा है तुम्हें, इसकी यूनिट दे रखी है ग्राम पर और। इसको चेंज कर देता हूं मोल के अंदर, D चेंज इन मोल ऑफ अमोनिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वो चेंज कैसे होगा, तो मास को मोल में चेंज करने के लिए डिवाइड कर दो इसको किससे, मॉलिक्यूलर वेट से। ये किसके अंदर आ गया, मोल पर वर्ड्स। इसका मतलब ये क्वांटिटी अब मेरे को मिल चुकी है, ये मुझे फाइंड आउट करना है, वैल्यू आ जाएगी, क्या जो पूछा है वो वैल्यू आ जाएगी। ये यहाँ पर पुट किया तो देखो आगे क्या आ जाएगा, -DNH2/dt, और ये कितना 1/3 इक्वल टू 1/2 इंटू 34/17। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 2 से 2 कितना आया, 1। तो -DNH2/dt ये आ गया कितना, +3, और +3 मोल पर ओवर्स। जो पूछा गया है वो पूछा गया है ग्राम पर ओवर्स में, तो मोल को ग्राम में वापस चेंज करने के लिए मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो, तो वैल्यू कितनी आ गई, D चेंज इन द मास ऑफ H2 विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये आ जाएगा -6 ग्राम पर ओवर्स। मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप इस टाइप से कर सकते हो। ठीक है, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट जो अपना है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। जो मैंने डेफिनेशन बताई थी उसके अंदर मैंने कहा था कि केमिकल काइनेटिक्स के अंदर अपन रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे एंड देन फाइनल मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन पढ़ेंगे। तो ये क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, इसकी बात करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर सबसे पहले यदि बात करें तो जो अपन ने रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ रिएक्शन जो लिखा था उसके अंदर किसका टर्म आ रहा था, कॉन्सेंट्रेशन। तो इसका मतलब किस पे डिपेंड करेगी, कॉन्सेंट्रेशन। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है टेम्परेचर। दो टाइप की रिएक्शन होती है, यदि रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, एक्सोथर्मिक थी तो रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब कोई भी रिएक्शन डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। थर्ड जो फैक्टर है वो थर्ड फैक्टर किसका है, कैटालिस्ट का। ये तीनों फैक्टर किसी भी रिएक्शन को हर एक कंडीशन में अफेक्ट करते हैं। ठीक है, फोर्थ फैक्टर की बात करें तो मान लो आपको ऐसे दे दिया जाए कि क्या प्रेशर किसी भी रिएक्शन को डिपेंड कर अफेक्ट करता है, बिल्कुल करता है। कि यदि आपकी रिएक्शन if reaction phase are gaseous, यदि आपको गैसियस फेज की रिएक्शन दे रखी है तो तुम्हें पता है कि लीच एटेलियर का जो प्रिंसिपल है जो आपने किसके अंदर पढ़ा है, केमिकल इक्विलिब्रियम है। तो प्रेशर जब आप इंक्रीज करते हो तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करती है जिधर लेस नंबर ऑफ gaseous moles हो, least number of gaseous moles. If we decrease the pressure, reaction will forward in the direction that number of gaseous moles are more. ठीक। फिफ्थ यदि फैक्टर की बात करें तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट। फिफ्थ यदि फैक्टर की बात करें तो फिफ्थ फैक्टर कौन सा हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। हाउ कैन इंटेंसिटी ऑफ लाइट अफेक्ट ए रिएक्शन। तो तुम्हें पता है कि हर रिएक्शन को तो नहीं करता, लेकिन जितनी भी फोटोकेमिकल रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन, उन फोटोकेमिकल रिएक्शन को इफेक्ट करता है लाइट की इंटेंसिटी। सिक्स फैक्टर की बात करें तो क्या, आयनिक इक्विलिब्रियम में अपन पढ़ा था पीएच। मान लो कोई रिएक्शन किसके अंदर हो रही है, एसिडिक मीडियम के अंदर हो रही है, तो एसिडिक मीडियम के अंदर आप H+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो वो उस रिएक्शन को सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब पीएच भी अफेक्ट करती है किसको, किसी भी रिएक्शन को। तो ये कुछ कॉमन फैक्टर्स है, इसके अलावा और बहुत सारे फैक्टर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो सकता है जो किसी सॉल्यूशन का होता है, तो एक्सेट्रा बहुत सारे फैक्टर होंगे। अपन को कुछ के बारे में ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अपन रेट लॉ के बारे में। किसके बारे में, रेट लॉज। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं कि रेट लॉ क्या है। कि इट इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच रिलेट रेट ऑफ रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेशन, या फिर मैं यदि और लगा के ये कहूँ कि इट टेल्स अबाउट द डिपेंडेंसी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर। बात करते हैं अपन एक एग्जांपल से, सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि जैसे एक एग्जांपल तुम्हें दे रखा है कि AA प्लस BB, इसकी रिएक्शन से क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। मान लो ये आपको कोई इन जनरल रिएक्शन दे रखी है। ठीक है, अब रेट लॉ जो है वो क्या है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। तो इसका यदि मैं रेट लिखूंगा इस रिएक्शन का, तो वो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो रिएक्टेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन की पावर ऑर्डर। ऑर्डर क्या है उसकी बात बाद में करेंगे, पहले ये जो लिखा रहेगा उसकी बात करते हैं। कि आपकी जो इस रिएक्शन है इसकी रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड कर रही है। ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है यही क्या होता है, रेट लॉ। तो यदि रेट की बात करें, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाओगे, प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा कि A की पावर X B की पावर Y। ठीक है, इस X और Y की बात करते हैं। देखो X यहाँ पर क्या है, X इज यहाँ पर है ऑर्डर ऑफ A, और यदि Y की बात करें तो Y क्या है यहाँ पर,
ये जो बी रिएक्टेंट है, इस बी रिएक्टेंट का क्या है, ऑर्डर है। तो यदि मैं बात करूं एक्स की, तो ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए। यदि y की बात करूं तो y आपका क्या हो जाएगा, y हो जाएगा ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू b। ठीक है, अब इस ऑर्डर की बात करते हैं। देखो ऑर्डर सिंपली मैकेनिज्म को बताता है कि इस ए की मैकेनिज्म क्या है, ये किसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो रहा है। ये बी, इस बी रिएक्टेंट का ये जो आगे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगा हुआ है, ये बी अब बता रहा है कि ये जो बी प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, ये किस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। तो ऑर्डर की बात करेंगे अपन इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के अंदर कि कोई भी रिएक्शन जीरो ऑर्डर हो सकती है, कोई भी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर हो सकती है, सेकंड ऑर्डर हो सकती है, nth ऑर्डर हो सकती है। कोई रिएक्शन ऐसी है कि मान लो इसके अंदर जो बी लिया गया है उस पर डिपेंड ही नहीं करती हो, अकेले ए से ही कोई प्रोडक्ट बन रहा हो। तो इसका मतलब इस जो बी है, इसका इस रेट के अंदर जो एक्टिव पार्ट है उसका वो कितना हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, उसका कोई पार्टिसिपेंट नहीं होगा। इसका मतलब ये एक्स वाई ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी है। यदि तुम्हें इस रिएक्शन का ऑर्डर पूछा जाए कि ये पूरी रिएक्शन कौन से ऑर्डर के अकॉर्डिंग आगे फॉरवर्ड हो रही है, तो ओवरऑल ऑर्डर की बात करें तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, तो वो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। यदि एक्स वाई तुम्हें गिवन है कि ये इतना ऑर्डर है ए बी के रेस्पेक्ट में, तो इन दोनों का समेशन ओवरऑल ऑर्डर देगा किसका, कंप्लीट रिएक्शन का। ठीक है, तो सब अपन इस टाइप से क्या लिख सकते हैं, रेट लो, किसी भी रिएक्शन का रेट लो लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं कि जो ये रेट लो है, इसके अंदर जो ये ऑर्डर आया, ये ऑर्डर कैसे डिपेंड करता है, किस किस चीजों पर। सर आपने ऑर्डर इसका एक्स वाई कैसे लिख दिया, ये कैसे डिपेंड करता है किसी रिएक्शन के ऊपर, उसकी बात करते हैं। ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी। मान लो आपकी रिएक्शन जो आपने लिखी थी कि ए प्लस इससे बी से क्या बन रहा था, प्रोडक्ट बन रहा था, और इसको मैंने क्या लिख दिया था, इसके रेस्पेक्ट में ए के रेस्पेक्ट में x लिखा था, इसके रेस्पेक्ट में y लिखा था। तो ये x और y दोनों के दोनों एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है। क्या है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। क्लियर। अब बात करते हैं कि ये x और y क्या हो सकता है। तो x कैन बी पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव एंड फ्रैक्शन। तो आपका जो ये x है जरूरी नहीं है इंटीजर हो, ये जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है। लाइक दैट एग्जाम्पल, मान लो ऐसे कुछ दिया रहे कि मान लो एक कोई रिएक्शन है जो ए प्लस बी प्लस सी और इससे क्या बन गया, प्रोडक्ट। यदि इसका रेट लो तुम्हें एक्सपेरिमेंटली, मान लो आपने लिखा और वो रेट लो एक्सपेरिमेंटली कुछ इस तरह से आ गया के ए की पावर -2, बी की पावर 0.2, सी की पावर 1। तो ओवरऑल ऑर्डर की बात करें तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा, ओवरऑल ऑर्डर रिएक्शन का क्या होगा, ओवरऑल ऑर्डर की यदि बात करें तो होगा -2 प्लस का 0.2 प्लस का 1, -2 1 बताओ कितना है, 0.8, किसका, माइनस का। तो इसका मतलब आपका ऑर्डर क्या हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है। आपका ऑर्डर क्या हो सकता है, नेगेटिव। आपका ऑर्डर क्या हो सकता है, किसी भी रिएक्शन का पॉजिटिव। किसी इसका जो ऑर्डर है वो क्या हो सकता है, इंटीजर। इसका ऑर्डर क्या हो सकता है, 0। इतनी सारी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है। अपन देख के नहीं बता सकते कि इसका ऑर्डर क्या होगा। हाँ बिल्कुल देख के बता सकते हैं, लेकिन वो एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है जो एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर होती है। क्लियर। इसका मतलब ये ऑर्डर के रिगार्डिंग बातें थी जो तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप ऑफ रिएक्शंस की। बात करते हैं कि किसी रिएक्शन को क्या देख के अपन ऐसे बता सकते हैं कि एलिमेंट्री है, ये कॉम्प्लेक्स है। तो उसके ऑर्डर से पता चलता है, उसके स्टेप्स से पता चलता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेप्स, कि मान लो कोई रिएक्शन एक ही स्टेप में हो रही है, इसका मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन है। उसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे। कोई रिएक्शन है जिसके अंदर इंटरमीडिएट बन रहा है, तो वो रिएक्शन कैसी है, उसका ऑर्डर क्या है, इसके बारे में भी थोड़ी सी बात करते हैं। टाइप ऑफ रिएक्शन की बात करें तो देखो दो टाइप की रिएक्शन तुम्हें क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगी। यदि एक तुम्हें मेंशन होगी तो जिसके बारे में मेंशन हो, जैसे मान लो आपको क्वेश्चन में ऐसे दे दिया जाए एलिमेंट्री है,
और यदि नहीं दिया जाए एलिमेंट्री, इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है। सच रिएक्शंस आर अकर्स इन सिंगल स्टेप, मतलब ऐसी रिएक्शन सिर्फ एक ही स्टेप के अंदर क्या होगी, कंप्लीट होगी। यदि एक स्टेप दे रखा है और एलिमेंट्री लिखा हुआ है, इसका मतलब रिएक्शन एलिमेंट्री है। इन सच रिएक्शन इंटरमीडिएट आर नॉट फॉर्म, इसके अंदर कोई भी किसी भी टाइप का इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। फॉर सच रिएक्शंस ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इक्वल टू सम ऑफ द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। मान लो कि एलिमेंट्री रिएक्शन तुम्हें दे रखी है a प्लस 2b से क्या बन गया c। इसका रेट लो लिखोगे तो उसका रेट लो क्या आएगा, इसका k, a की पावर उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, b की पावर उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ओवरऑल ऑर्डर की बात करें, टोटल ऑर्डर की बात करें तो कितना हो गया 1 प्लस 2, टोटल कितना हो गया 3। तो एलिमेंट्री रिएक्शन की खास बात यही है कि वो एक स्टेप में होती है और उसका जो ओवरऑल ऑर्डर होगा, कंप्लीट ऑर्डर, वो उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का सम होगा। ठीक है, ए के रेस्पेक्ट में वो फर्स्ट ऑर्डर है, बी के रेस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर, ओवरऑल थर्ड ऑर्डर। क्लियर? तो ये बातें आपको एलिमेंट्री रिएक्शन के बारे में ध्यान रखनी। सर कैसे पता चलेगा एलिमेंट्री रिएक्शन है? तो केमिकल काइनेटिक्स के अंदर क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगा कि इस टाइप की रिएक्शन एलिमेंट्री है। अदरवाइज एलिमेंट्री नहीं गिवन हो तो आपकी सारी रिएक्शन आपको कैसे माननी है, कॉम्प्लेक्स माननी है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की सच रिएक्शंस अकर्स इन मल्टीपल स्टेप, तो एक स्टेप के अंदर कंप्लीट नहीं होती है ऐसी रिएक्शन की। यदि बात करें तो ये रिएक्शन ऐसे होगी कंप्लीट की, मान लो जैसे ए से आई बन गया, ए से आई बन गया, आई से मान लो I1 बन गया, I1 से मान लो आपका क्या बन गया, I1 से आपका बन गया I2, और इसे फाइनल प्रोडक्ट बन गया मान लो P। तो कंप्लीट रिएक्शन क्या होगी, A से P। ये जो I1 ये I ये दोनों क्या है, इंटरमीडिएट। कितने स्टेप हो रहे हैं, मल्टीपल स्टेप्स। सर इसका ऑर्डर क्या होगा, इसके ऑर्डर के लिए रेट ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय द स्लोवेस्ट स्टेप और रेट डिटरमाइन स्टेप। मल्टीपल स्टेप्स के अंदर एक स्टेप के अंदर ऐसे लिखा होगा कि ये वाला स्टेप आपका कौन सा है, रेट डिटरमाइन स्टेप, RDS। क्लियर? तो समझिए। अब देखो नोट लगा कि यहाँ पर बहुत प्यारी बात लिखी हुई है कि अनलेस स्ट्रिक्टली मेंशन दैट ए रिएक्शन इज एलिमेंट्री, यदि तुम्हें मेंशन हो कि एलिमेंट्री है तभी ही एलिमेंट्री रिएक्शन माननी है, अदरवाइज आपको हर एक रिएक्शन को कैसी कंसीडर करनी है, कॉम्प्लेक्स। द एलिमेंट्री रिएक्शंस कैन नॉट बी मल्टीप्लाई बाय आर्बिट्री कांस्टेंट। अब बात करते हैं कि जो लिखा हुआ है वो सेकंड नोट के अंदर जो सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है वो, मान लो आपको ऐसे दे रखा है कि आपकी एलिमेंट्री रिएक्शन है, ये आपकी एलिमेंट्री रिएक्शन दे दिया, मान लो इधर आपको क्या दे दिया, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्या दे दिया, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन आपकी ऐसे दे रखी है कि a प्लस बी और इससे क्या बन गया c। यदि a प्लस बी यहां पर मान लो 2 दे दिया, अब यदि यहां से मैं बताऊं तो a के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है, b के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 2 है, ओवरऑल ऑर्डर कितना हो गया 3। इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना है 3। यदि आप इस रिएक्शन के साथ कोई भी किसी भी टाइप की छेड़खानी करते हो, मान लो आपने किसी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन गया 2c। अब ये रिएक्शन का ऑर्डर गलत है, इसके रेस्पेक्ट में 2 ऑर्डर नहीं होगा, इसके रेस्पेक्ट में भी 4 ऑर्डर नहीं होगा। इसका मतलब आपको किसी अपने अकॉर्डिंग आर्बिट्री कांस्टेंट से मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्लियर? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करें तो इसमें ऑर्डर कैसे डिफाइन होता है, मान लो ये रिएक्शन है कि जैसे ए से आपका क्या बन गया, एक I1 बन गया, और I1 से मान लो ये आपका बन गया I2, और I2 से मान लो आपका बन गया I3, और I3 से आपका बन गया मान लो प्रोडक्ट P। और यहाँ पर यदि लिखा हुआ है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये डिफाइन करेगा आपकी इस रिएक्शन के ऑर्डर को। जो कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो केमिकल काइनेटिक्स के लास्ट में मैं बताऊंगा कि यदि कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जिसके अंदर इंटरमीडिएट बनते हैं तो फिर उसका ऑर्डर ओवरऑल क्या होगा, कैसे निकाला जाता है। 2 मेथड होते हैं, उनके अकॉर्डिंग अपन फाइंड आउट करेंगे। ये बातें थी किसके बारे में, टाइप ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिक्स ऑफ स्टेप्स। क्लियर? तो गिवन हो कि एलिमेंट्री है तभी मानना है, और एलिमेंट्री है तो उनका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो कि सिंपलेस्ट वोल नंबर होना चाहिए वही उसका ऑर्डर होगा, उनको ऐड कर दो वो क्या हो जाएगा, ओवरऑल ऑर्डर। क्लियर? अब इसके अंदर एक और फैक्टर होता है जिसके बारे में अपन को क्या करना, ध्यान रखना होता है, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। क्वेश्चन जेईई मेंस के अंदर सिंपल पूछ लिया जाता है कि बताओ रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी क्या है। तो मॉलिक्युलरिटी इज ओनली डिफाइंड फॉर
एलिमेंट्री रिएक्शन। रिएक्शन कैसी होनी चाहिए? एलिमेंट्री, इसका मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दैट रिएक्ट, अब देखो यहाँ पर रिएक्ट के साथ यदि मैं यहाँ पर कोलाइड लिख दूं तो भी सही है। अब ये क्या होता है मॉलिक्यूलरिटी, मान लो ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर एक ये रिएक्टेंट है, एक ये रिएक्टेंट है, ये आपस में दोनों कोलाइड करके किसी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, तो ये टकराने वाले जितने भी मॉलिक्यूल है वो ही उसकी क्या होती है? मॉलिक्यूलरिटी। कितनी आ रही है? 2। तो देयर कैन बी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दैट रिएक्ट इन एन, या फिर ऐसे क्यों, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दैट कोलाइड इन एन एलिमेंट्री स्टेप इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ये मॉलिक्यूलरिटी कैसी हो सकती है? यूनिमॉलिक्यूलर 1 भी हो सकती है, ये 2 भी हो सकती है, ये 3 भी हो सकती है। कभी भी ये फ्रैक्शन में नहीं होती, क्योंकि मॉलिक्यूल आधा नहीं टकराता, कभी भी पूरा टकराता है। कोलाइड कोई भी मॉलिक्यूल कर रहा है, यदि ये मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहा है, इसका मतलब इसका आधा मॉलिक्यूल कभी भी, हाफ फ्रैक्शन मॉलिक्यूल कभी भी कोलाइड नहीं करता, इसका मतलब इंटीजर आएगा। हाउएवर मॉलिक्यूलरिटी ग्रेटर देन 3 इज एक्सट्रीमली रेयर। अब देखो ये 3 से ज्यादा की मॉलिक्यूलरिटी आना पॉसिबल क्यों नहीं है? मान लो ये 3 आपके पास 4 क्या है? मॉलिक्यूल है, और इस 4 मॉलिक्यूल से कोई प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये बहुत, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है कि ये एक साथ ऐसे टकराए, ऐसे आके टकराए, उससे कोई प्रोडक्ट बने, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो एक्सट्रीमली रेयर है बिकॉज ऑफ वेरी लो प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 3 मॉलिक्यूल कोलाइडिंग एंड फॉर्मिंग प्रोडक्ट। 3 से ज्यादा यदि मॉलिक्यूलरिटी आ रही है, इसका मतलब आप खुद देखो ना कि 4 मॉलिक्यूल एक साथ टकराए और कोई प्रोडक्ट बने, इसकी पॉसिबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। इसका मतलब 1 2 3 तक मॉलिक्यूलरिटी आ सकती है, पॉसिबल है, लेकिन यदि 3 से ज्यादा आ रही है तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। आ सकती है, बिल्कुल होती नहीं है, यदि ऐसा स्टेटमेंट में आए तो गलत है, हो सकती है लेकिन प्रोबेबिलिटी कम होती है। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूलरिटी और इसके रिगार्डिंग कुछ बातें थी जो अपन ने यहाँ पर कवर कर लिए। ऑर्डर के बारे में बात कर लिया अपन ने, मॉलिक्यूलरिटी के बात कर लिया, रेट लॉ के बारे में बात कर लिया अपन ने। नेक्स्ट के अंदर अपन, नेक्स्ट जो अपना लेक्चर आएगा उसके अंदर अपन बात करेंगे किसकी? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, या फिर मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म क्या होगी रिएक्शंस की? जो यहाँ पर अपन ऑर्डर बोल रहे हैं ना, ये 0 ऑर्डर होता है, फर्स्ट ऑर्डर होता है, सेकंड ऑर्डर होता है, तो ये तीनों तो अपन डिटेल पढ़ेंगे, nth ऑर्डर के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। ठीक है, तो थैंक यू।